जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस उसको पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चंस के नंबर्स ज़्यादा होते हैं, उनसे जो वेटेज होता है क्वेश्चन के आंसर का वो भी ज़्यादा होता है। तो आज हम इस चैप्टर को प्रयास करेंगे वन शॉट में कंप्लीट करने का। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे जो आने वाले हैं वो भी अटेम्प्ट करने का प्रयास किया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें वो सब इसमें से क्लियर की जाएंगी। जो पहला चीज हम पढ़ते हैं वो यही है कि लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं, लाइफ प्रोसेस है क्या। तो अपने आप में हमें पता है कि लाइफ किसे कहते हैं, और दूसरी बात हमें पता है कि प्रोसेस किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें लाइफ की, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में होता है उसे हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है या फिर लाइव है, और लाइव से ही बना है लाइफ। दूसरा जो टर्म है वो कहलाता है प्रोसेसेस। वो सारी प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में करता है, उन सारी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। या दूसरे शब्दों में कहें, वो सारी प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म लिविंग रहने के लिए करता है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं करता है तो तुरंत अपनी जो लिविंग वाली आइडेंटिटी उसको खत्म कर देता है और एक डेड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में या नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं लाइफ प्रोसेस को एज ए प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म वो सारी प्रोसेस करता है जो उसे लिविंग रखने के लिए या लाइव रखने के लिए इसेंशियल होती है। ऑल दोज प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म डू टू कीप इट अलाइव इज टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेस। अगर लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो यहाँ बेसिकली लिखी हुई है, कई सारी लाइफ प्रोसेस में चीजें आती है जिसमें न्यूट्रिशन का नाम आता है। न्यूट्रिशन भी लाइफ प्रोसेस का ही, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस आते हैं, उसमें न्यूट्रिशन भी एक है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है। तमाम प्रोसेस हैं जिनको अगर ऑर्गेनिज्म ना करे तो वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। उन सारी प्रोसेस को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेस। तो पहला जो हम आज प्रोसेस पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ऐसे तमाम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, उसे आप ये पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। The process to transfer a source of energy from outside the body in the to the inside of the body through the food, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी बॉडी के बाहर फूड के रूप में जो चीज़ प्रेजेंट है, जब हम उसे बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और उससे अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। हमारी जो न्यूट्रिशन होती है उसको या हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है उसको लेने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। बेसिकली अगर हम कहें तो न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमको दो तीन चीजें और पढ़नी चाहिए। जैसे पहला जो होता है उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट, दूसरी चीज जो होती है उसे हम कहते हैं फूड। हमें न्यूट्रिएंट समझने से पहले न्यूट्रिशन और फूड, न्यूट्रिशन समझने से पहले न्यूट्रिएंट और फूड को भी समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने ये कह दिया कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट को इनटेक करने की प्रोसेस या एनर्जी कंज्यूम करने की प्रोसेस, एनर्जी यूटिलाइज करने की प्रोसेस, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन के अलावा हमें न्यूट्रिएंट का भी आइडिया होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। तो समझते हैं न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक मटेरियल है एम। हमें पता है कि इस मटेरियल एम के अंदर एनर्जी कई सारे अमाउंट में, ढेर सारे अमाउंट में इस एम के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है इस एम मटेरियल के अंदर। पर क्या इस एम मटेरियल से हम एनर्जी निकाल पाते हैं? तो यदि हम इस एम मटेरियल से एनर्जी निकाल पाते हैं एक स्पेसिफिक प्रोसेस से जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ, ये जो एम है ये हमारे लिए न्यूट्रिएंट की तरह बिहेव करेगा। फिर से बताता हूं मैं आपको, यदि किसी चीज को हम एज ए न्यूट्रिएंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उस न्यूट्रिएंट, उस मटेरियल के अंदर से हम एनर्जी निकाल पाए। अगर हम उसके अंदर से एनर्जी निकाल पाएंगे तो कहेंगे कि हमारे लिए न्यूट्रिएंट है, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कहेंगे कि हमारे लिए न्यूट्रिएंट नहीं है। जैसे आपने घास देखा होगा, घास को गाय खाती है तो वो उससे एनर्जी निकाल लेती है। तो घास जो है वो काऊ के लिए एज ए न्यूट्रिएंट बिहेव करेगा, काऊ के लिए, गोट के लिए, इनके लिए एज ए न्यूट्रिएंट बिहेव करेगा। पर क्या वो हमारे लिए एज ए ह्यूमन हमारे लिए न्यूट्रिएंट की तरह बिहेव करेगा? तो बिल्कुल नहीं। इसकी वजह है कि ग्रास के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं या ग्रास के अंदर जो एनर्जी है उसको निकालने के लिए, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास वो प्रोसेस, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, तो हम उससे एनर्जी नहीं निकाल पाते हैं। दैट्स वाई ये ग्रास ह्यूमंस के लिए न्यूट्रिशन नहीं है या न्यूट्रिटिव नहीं है या न्यूट्रिएंट बेसिकली नहीं है।
लेकिन काऊ के लिए वही एज ए न्यूट्रिएंट बिहेव करती है। तो होप सो आपको न्यूट्रिएंट का मतलब समझ में आया होगा कि वो चीज़ जिससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसका रोल नहीं है, रोल है हमारे बॉडी का, कि हम अगर उससे एनर्जी निकाल पाएंगे तो उसे हम न्यूट्रिएंट कहेंगे, नहीं निकाल पाएंगे न्यूट्रिएंट नहीं कहेंगे। एक पेपर है, पेपर से जो कैटरपिलर होते हैं, दीमक होते हैं, वो पेपर से एनर्जी निकाल लेते हैं, पर हम उस पेपर से एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। तो पेपर एक दीमक के लिए एज ए न्यूट्रिएंट काम कर सकता है, पर हमारे लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम नहीं करेगा। हाँ, चीज़ है, रोटी है, ये ब्रेड है, ये हमारे लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा क्योंकि हम इससे एनर्जी निकाल लेते हैं। दूसरी बात करते हैं फूड के बारे में। अब फूड क्या है? वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली जिनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं? फूड। यानी जिन चीज़ों के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमें चाहिए, उनको कलेक्टिवली नाम दे देते हैं फूड। तो दो बातें आपको समझ में आई, न्यूट्रिएंट और फूड। न्यूट्रिएंट क्या है? जिससे हम एनर्जी निकाले वो न्यूट्रिएंट कहलाएगा, और न्यूट्रिएंट जहाँ पाए जाएंगे उसे हम फूड कहेंगे। तीसरी बात अब आती है न्यूट्रिशन की, यानी न्यूट्रिएंट के अंदर से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट के अंदर से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है, उसे हम नाम देते हैं क्या? न्यूट्रिशन। तो होप सो आपको ये तीनों बातें समझ आई होगी। आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप, फर्स्टली हेट्रोट्रॉपिक एंड सेकेंड ऑटोट्रॉपिक। बेसिकली पहले हमको ऑटोट्रॉपिक पढ़ना चाहिए और दूसरा हमें हेट्रोट्रॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में या फिर इस यूनिवर्स के जन्म होने के बाद ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही जो थे वो यहाँ पर पहले आए थे, तो हमें पहले ऑटो को ही पढ़ना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये दो वर्ड में टूटता है, पहला ऑटो और दूसरा ट्रॉपिक। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बाय सेल्फ यानी खुद से बना लेते हैं। ट्रॉपिक मतलब एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ट्रॉपिक। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बड़ा इसमें एक जेन्युइन सा सवाल बच्चों का होता है कि सर हमारे घर भी खाना हमारी माताएं खुद से बनाती हैं, हम लोग कभी कोई जो बच्चे रूम लेके रहते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं, तो क्या हम ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में नहीं आएंगे? इसको समझाने के लिए थोड़ी सी बात आपको समझाता हूँ। सपोज करिए ये हमारा फूड है जो बन रहा है, पर इस फूड को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, इस चीज़ पर अगर अपना आप कंसिडरेशन रखते हैं, तो आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसी प्लांट से या किसी एनिमल से आता है, जो रॉ मटेरियल है वो कहीं प्लांट से आ रहा है या कहीं एनिमल से आ रहा है, तो ऐसे सारी कैटेगरी जिनमें रॉ मटेरियल किसी प्लांट या एनिमल से आता है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को जो फूड बनाते हैं उसे हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस मान लो मैं अभी चावल खा के आया हूँ, तो हमने कहा कि राइस हम आज इनटेक करते हैं एज ए फूड। तो राइस हमने एज ए फूड इनटेक किया, पर राइस कहाँ से आया है? आप कहोगे प्लांट से है। तो चूंकि ह्यूमंस जो हैं ये अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी प्लांट पर या किसी एनिमल पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक। यही डेफिनेशन भी हेटरोट्रॉपिक का, कि ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड या फॉर देयर न्यूट्रिशन आर टर्म्ड एज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की, तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनका फूड का जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्टली नेचर से लिया जाता है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी और एनिमल, किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली ये क्या करते हैं? नेचर से अपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, इसलिए से हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं और जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल तो लेते हैं नेचर से, उनको आपस में एसिमिलेट करते हैं और तब जाके वो क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। पर बाकी जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड के लिए किसी प्लांट पर या किसी एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनका बनाया बनाया जो फूड होता है वो अपने आप कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में और एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, हेटरोट्रॉपिक भी और ऑटोट्रॉपिक भी। अब ऑटोट्रॉपिक में बहुत बड़ा एग्जांपल होता है प्लांट। यहाँ पर एल्गी नहीं लिखा, आप एल्गी भी ऐड कर सकते हो, बेसिकली वो प्लांट किंगडम का ही पार्ट है, पर लिख सकते हैं प्लांट और एल्गी। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको हम
ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं या जो रॉ मटेरियल यूज करके खाना बना रहे हैं नेचर से, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक, जिसमें प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया आते हैं। वहीं हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक में ह्यूमंस आते हैं या बेसिकली एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स के ही अंदर ह्यूमन भी आते हैं। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के हो गए, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर आपके प्लांट, कुछ एल्गी, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, और हेटरोट्रॉपिक के अंदर आपके एनिमल्स आते हैं जो अपने फूड को दूसरे से एक्वायर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक के अंदर अगर मैं आपको दो बातें और ऐड करना चाहूँ तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो कैटेगराइजेशन और देखने को मिलता है। पहला होता है केमोसिंथेटिक, पहला होता है केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड मटेरियल को बनाने के लिए, फूड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में किसी केमिकल का यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। वहीं अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक की, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में या फिर एनर्जी के रूप में सनलाइट का यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो कैटेगराइजेशन हो गया, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म which use chemicals for their food, and photosynthetic are those organisms which use sunlight for their source of energy to make their food। होप सो आपको ये बातें भी समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें की हुई है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी ये एनवायरनमेंट से क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं, जिसका यूज करके ये एज ए फूड प्रोडक्शन करते हैं। किसका? ग्लूकोज का। आगे हम इसके इक्वेशन को देखेंगे कैसे वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, पर फिलहाल के लिए समझ सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, और क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं सनलाइट का। तो अब जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसको भी यहाँ पे कंटेन करेंगे। कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एनिमल्स की बात करें, अगर फंजाई की बात करें, जो हेटरोटॉपिक होते हैं, हमने बातें की थी अभी, ये यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल को या ऑर्गेनिक मटेरियल को, और इनको ब्रेक करते हैं सिंपलर मटेरियल में, और फिर जाके अपना क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। सपोज हम एक एनिमल कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमंस एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फूड के रूप में क्या खाते हो, तो आपने कहा सर हम आलू खाते हैं। आलू को हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल के रूप में एंटर करते हैं माउथ के अंदर, उसको च्यू करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ते हैं। फिर छोटे पार्टिकल को और छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ते हैं, और फिर अंततः वो बिल्कुल टूटकर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को एक सिंपलर पार्टिकल में तोड़ा, और तब जाके वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स को तोड़ रहे हैं सिंपलर की तरफ, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। वहीं अगर प्लांट की बात करें जो ऑटोट्रॉपिक था, ये एक सिंपलर मटेरियल, CO2 अपने आप में सिंपलर है, वाटर अपने आप में सिंपलर है भाई, इसको और सिंपलर नहीं कहता, ये तो खुद ही अपने आप में सिंपल मॉलिक्यूल है। पर इसको कंबाइन करके ये क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। आगे देखेंगे, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, और ये बनाते हैं, और वही इनका एज ए फूड मटेरियल की तरह यूज किया जाता है इनके बॉडी के अंदर। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक की बात आई, हमने जो भी समझा है वही दोबारा बातें यहाँ पर आ गई हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड की जाती है फोटोसिंथेसिस से, ऐसा मतलब स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस ही हो, केमोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी हो सकता है, पर हाँ अभी आपके लेवल पर फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे जब जब यूज करके हम किसी फूड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिनमें ऑटोट्रॉप्स आते हैं, जैसे प्लांट या एल्गी, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एंड कन्वर्ट देम इन द स्टोर्ड फूड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में उसको कंजर्व करके रखते हैं अपने पास। जितना यूज करना होता है उतना यूज करते हैं उस एनर्जी को, जो एनर्जी बच जाती है उसको क्या करते हैं? बाद में स्टोर्ड फॉर्म में रखते हैं और बाद में फिर यूज करते हैं। अच्छा, कुछ बातें यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ। कभी भी प्लांट जब फूड बनाते हैं तो वो बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो फूड का फॉर्मेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। पर अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख सकते हैं अगर आप।
बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ये तीनों क्या हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद बातचीत करेंगे हम लोग। तो फूड बनाया इन्होंने ग्लूकोज के फॉर्म में, फूड स्टोर किया इन्होंने स्टार्च के फॉर्म में, और सेल के अंदर या फिर जाइलम फ्लोएम का तो जो ट्रांसपोर्टेशन किया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है, ये किया गया किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, और इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किस में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जो बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, द कार्बोहाइड्रेट में बी स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट सिमिलर टू द स्टोरेज एज ग्लाइकोजन इन आवर बॉडीज। तो जो फूड बनाया है इन्होंने ग्लूकोज के फॉर्म में, उस फूड को इन्होंने इन्होंने मतलब प्लांट ने स्टोर किया है स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट किया है सुक्रोज के फॉर्म में। ये बात लिखी है। ह्यूमंस के बारे में जो बात लिखी है उसको हम आगे पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन क्या है उसके बारे में आगे बातें करेंगे। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। पहले मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ क्या यूज किया जाता है। 6CO2 प्लस 6H2O, ये देता है हमें C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहां पर हमने देखा क्या, एक सिंपल मटेरियल जिसे हम कहते हैं, सॉरी 6CO2 प्लस 6H2O, ये देता है क्या, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो अपने आप में एक सिंपल मटेरियल है, ये वाटर है जो ये अपने आप में सिंपल मटेरियल है। दो सिंपल मटेरियल आपस में कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इससे निश्चित ही क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ये बार बार हट जा रहा है, चलिए फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 6CO2 प्लस 6H2O। अच्छा, ऐसे इतनी बार लिखेंगे वो आप लोग ऐसे ही याद हो जाएगा। C6H12O6 प्लस 6O2। अच्छा, इसमें ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी सनलाइट का होना जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को कंबाइन करने के लिए चाहिए हमें एनर्जी, और वो एनर्जी मिलती है किससे, सनलाइट से। कभी दो मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। इस केस में सनलाइट से मिलती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो स्पेस है, जो प्लेस है, जो स्थान है जहाँ पे पूरे काम को कंप्लीट करना है, इनको कंबाइन करना है, इनको एसिमिलेट करना है, ये सारा काम कहाँ पर किया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो अल्टीमेटली प्रेजेंट होता है हमारे लीफ के अंदर। दैट्स वाई हम लोग लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये बन क्या रहा है, फूड बन रहा है। जब फूड बन रहा है और कहाँ बन रहा है, तो आपने कहा क्लोरोफिल में बन रहा है, तो मैंने फिर पूछा क्लोरोफिल कहाँ पर है, आपने कहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है कहाँ पर, लीफ के अंदर। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हो रही है लीफ के अंदर। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि किचन ऑफ द प्लांट नाम देते हैं हम किसको, लीफ को। तो 6CO2 6H2O आपस में कंबाइन करते हैं इनके प्रेजेंस में, और बनाते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ रिलीज करते हैं 6CO2 मॉलिक्यूल का। एक बात और ध्यान देने वाली वो ये है कि कहीं कहीं 6H2O की जगह 12H2O लिखा होता है, जो कि अगर देखा जाए तो ज़्यादा सही होता है। यहाँ पर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 12H2O लिख सकते हैं। चाहे नहीं, बल्कि आपको 12H2O ही लिखना चाहिए, 12H2O लिख दें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 6H2O जो होता है वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन रिलीज होता है, और बाकी C6H12O6 एज इट इज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है।
कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। अच्छा, कैसे एब्जॉर्ब करता है उसके बारे में अगर बात करें, देखो हमें पता है कि जो अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं, अलग अलग कलर की जो चीज़ें होती हैं वो सनलाइट को या लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। आपने देखा होगा डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपेरिजन टू लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं। तो वैसे ही क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट को क्या करता है, यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्लोरोफिल जिसका कलर क्या है, ग्रीन है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद यूज करता है इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या है, यही तो है केमिकल एनर्जी। यही लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई इनको कंबाइन करके क्या बनाया गया, ये केमिकल एनर्जी, केमिकल के फॉर्म में। तो दूसरा काम ये हुआ, केमिकल एनर्जी के फॉर्मेशन हुआ है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कभी पूछ दिया कि ये जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है ये किससे हुआ है, क्या ये वाटर से हुआ है या फिर ये CO2 से हुआ है? तो ध्यान देना, ये ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो वाटर से हुआ है, ना कि CO2 से हुआ है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वाटर का प्रोडक्शन किससे हुआ है, वाटर का प्रोडक्शन, सॉरी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किससे हुआ है, वाटर से हुआ है, ना कि CO2 से हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, लिखता हूं मैं यहाँ पे, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो वाटर के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, 2H+ के आयन बनते हैं प्लस हाफ O2 बनता है। और यही हाफ O2 बार बार जब बनता है, बार बार क्या, 2 बार बनता है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है और ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाद में रिलीज कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि वाटर के स्प्लिटिंग करने के बाद ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ पर होता है, आपके क्लोरोफिल वाले पार्ट, क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में ही होता है। मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये जो बना है हमारा इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इस एक कार्बन के अंदर 2 ऑक्सीजन के आपको एटम दिखाई देंगे, पर यहाँ आप पाएंगे कि एक के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। भाई 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन है, यानी एक के अंदर 1 है, पर हाँ यहाँ एक के अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 12। तो अगर आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आपको समझना चाहिए कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अगर यही बात उल्टी चली जाती है, यानी जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान से लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा इस बात को। तो यहाँ आप पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन था, यानी 1:2 का रेशियो था, वो रेशियो यहाँ पे 1:1 का हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। और ऑक्सीजन कमी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। साथ ही साथ पहले एक भी हाइड्रोजन नहीं था, अब 12 हाइड्रोजन हो गया है, यानी हाइड्रोजन का हो गया एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन ही नाम देते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, गैस एक्सचेंज इन लीव्स, यानी लीव्स जो होती हैं वही एक्सचेंज का भी काम करती हैं। अच्छा, एक बताता हूँ मैं आपको छोटी सी बात, जैसे अगर मैं यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन, लीफ का डायग्राम बनाता हूँ, आगे स्पेस है नहीं है, अगर यहाँ पे हम लीफ का एक डायग्राम बनाते हैं तो आप पाएंगे कि इसी लीफ के अंदर ऐसे पाइल ऑफ कॉइन की तरह, इस लीफ के अंदर पाइल ऑफ कॉइन की तरह प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या कर रहा था, मैंने आपको जस्ट बताया, ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब्ड सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, यानी जो सोलर रेडिएशन एनर्जी थी उसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इसी लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसी लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा नाम देते हैं। ये लीफ के आउटर अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बेसिकली लोअर पोर्शन पे ज़्यादा होते हैं। ये अपर और लोअर सरफेस पर जो पोर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये स्टोमेटा बाहर से प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजते हैं।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी उसको उठा के प्लांट के या लीफ के अंदर भेजते हैं, और जब ये लीफ के अंदर भेजते हैं तो आप समझो रूट से इनके पास, इन लीव्स के पास वाटर आ गया, ध्यान समझिएगा, रूट से इन लीफ के पास वाटर आ गया और एयर से इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। जब दोनों चीज इनके पास मौजूद है तो इनको फूड बनाना हो जाता है बहुत आसान, और इसलिए क्या करते हैं, आसानी से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या क्या, जैसे हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, हमें क्या चाहिए होता है भाई, खाना बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ भी, राइस मान लो बनाना है तो राइस चाहिए, थोड़ा वाटर चाहिए, साथ ही साथ गैस चाहिए, ताकि भाई गर्म किस पे करोगे, बोल के तो चिल्ला के तो गर्म कर नहीं सकते हो, तो गर्म करने के लिए गैस, गैस मतलब स्टोव गैस, ठीक है, गैस चाहिए, गर्म करोगे उसके ऊपर खाना उबालोगे बन जाए खाना। वैसे ही इनके साथ होता है, ये यूज करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को, और यूज करते हैं वाटर को, हीट मिल जाती है सनलाइट से, और इनका किचन के पास है ही क्लोरोफिल के रूप में, क्लोरोप्लास्ट के रूप में, तो वहाँ पे वो आसानी से क्या करते हैं, अपने फूड को बना लेते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आई हो कि CO2 इन्होंने एब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, यहाँ लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल की मदद से इन्होंने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, वाटर मिल गया इनको रूट से, और जब तीनों चीज़ें मिली तो इन्होंने आसानी से क्या कर लिया, अपना फूड फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, लिखा स्टोमेटा टाइनी पोर्स, जो बातें हमने बताई वो लिखी हुई है, जो सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स पर भी कुछ अमाउंट में देखने को मिलते हैं और रूट्स में बहुत कम ही होते हैं। ये क्या करते हैं, ये CO2 का डिफ्यूजन करते हैं, कहीं गलती से एब्जॉर्प्शन नहीं लिख देना, CO2 क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, यानी CO2 चूंकि बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो उसको क्या करते हैं, अंदर डिफ्यूज करते हैं ताकि प्लांट अपना फंक्शन कंडक्ट कर सके। मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं। एब्जॉर्ब कौन सी गैस करते हैं, जब ये दिन का समय होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं उस समय ढेर सारे अमाउंट में ये CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जब रात का समय होता है, जब ये केवल रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय ये अपने बॉडी के अंदर से ढेर सारे अमाउंट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और ढेर सारे अमाउंट में CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज मतलब क्या, दिन के समय CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, वहीं रात के समय में इसका जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर जाना। थोड़े अमाउंट में वाटर लॉस भी होता है, जो हमने 6H2O लिखा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसमें वाटर लॉस भी देखने को मिलता है, जो 6H2O लिखा था वो वाटर लॉस ही डिनोट करता है। तो कुछ अमाउंट में वाटर लॉस भी होता है उनके थ्रू इस प्रोसेस के दौरान। टू प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस द पोर्स कैन बी ओपन एंड क्लोज। अच्छा, मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको, कॉजिंग द पोर टू ओपन। ठीक है, अब समझते हैं इसके आगे की बात। देखो, ये हमारे पास एक स्टोमेटा का डायग्राम है, ये एक स्टोमेटा है, दोनों साइड इसके गार्ड सेल लगे हुए हैं, ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये दोनों गार्ड सेल हैं, और बीच में ये जो पोर बना है दोनों गार्ड सेल के बीच में, इसे हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर जो होता है ये कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। जब इस गार्ड सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वाटर कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये गार्ड सेल क्या होता है, फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से बीच का जो गैप है होता है ये ओपन हो जाता है। तो एक्सेस वाटर इन द गार्ड सेल काज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी जब गार्ड सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये वो स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो खुल जाते हैं, और खुलने के साथ ही इनमें CO2 का इंसर्शन स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ से बाहर आना स्टार्ट करता है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ अगर देखें तो जैसे ही वाटर इनके अंदर से क्या होता है बाहर निकल जाता है, बगल के जो सब्सिडियरी सेल्स होते हैं इनमें चला जाता है, यानी जब वाटर इनके अंदर से कम हो जाता है बाहर निकल जाता है, उस स्थिति में क्या होते हैं वापस से सिंक कर जाते हैं, और सिंक करने के साथ ही इनका जो स्टोमेटल पोर ओपन था वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के साथ ही वाटर लॉस जो होगा, का ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होगा, ये सब रुक जाता है, और रुकने के साथ ही सारी प्रोसेस भी रुक जाएगी। तो ये तब होता है जब वाटर लॉस को रोकना होता है। जैसे अगर आप हम देखें बहुत ज़्यादा गर्मी की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति में हमको अपने प्लांट के अंदर से वाटर को बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, जो कैक्टस वगैरह के प्लांट होते हैं
इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो ऑलरेडी संकीर्ण होते हैं, यानी ये स्टोमेटा जो होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, ताकि वाटर लॉस को रोक सके। भाई समझो, कैक्टस जिन जगह पर उगता है वहां पर पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। जब पहले से ही पानी की कमी रहेगी और पानी ये लूज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस स्थिति में वो सूख जाएगा। तो उसको सूखने से बचाने के लिए स्टोमेटा क्या होता है, संकीर्ण होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, ताकि कम पानी बाहर निकले। ठीक है, हमने बात की थी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ये हमें समझ में आएगा क्योंकि ये तो हमारी बातें हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हमने बातें की थी। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, फिर से बातें करते हैं। एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। तो जैसे हम हैं, हम सभी क्या करते हैं, हम या तो वीट खाते हैं, वीट यानी वीट को पीस कर हम फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, उसको खाते हैं। राइस खा सकते हैं। कई लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो गोट, जिसे मटन कहते हैं, या फिर चिकन, वो सब खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अल्टीमेटली कहाँ से मिल रही हैं, तो ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं किसी किसी प्लांट से या किसी एनिमल से। और दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि हम अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है किसी प्लांट पर या किसी एनिमल पर। हम हैं डिपेंडेंट अपनी मदर पर मदर जो भोजन बना रही हैं वो, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो रॉ मटेरियल आ रहा है हमारे प्लांट या एनिमल से। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो दिया दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट इन्वॉल्व सनलाइट। भाई सनलाइट की हमें क्या ही ज़रूरत है, हमारे अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करने के बाद खुद के शरीर में ऐसा कोई सिस्टम हो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लें या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले और फूड बना ले, नहीं हो सकता है। उल्टा अगर हम सनलाइट में जाएंगे तो जल के जरूर बेहोश हो जाएंगे, गर्मी ज़्यादा लगेगी तो और बाकी रॉ मटेरियल का भी कोई हम एसिमिलेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास ये सिस्टम नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को कर पाएँ। इसलिए हम क्या होते हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या करते हैं कि ब्रेड मोल्ड या फंजाई जो होते हैं किसी भी चीज़ों के ऊपर, जो सड़ी वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर उग जाते हैं, और उग के उसके अंदर क्या करते हैं, धीरे उसको डिकम्पोज करके उससे एनर्जी यूटिलाइज करते रहते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं ये तो चीज़ों को खाकर अपना जो भी फूड है वो इनटेक पूरा करते हैं। फंजाई वगैरह जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये फूड इनटेक करने के लिए यूज करते हैं किसी सड़ी गली चीज़ से, और उससे एनर्जी दे दे कंज्यूम करते रहते हैं, अपने आगे फूड या इनटेक को कंप्लीट करते रहते हैं। कुछ और हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे टीक हैं, लाइस हैं, लीच हैं, ये एक पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कहीं पर इसमें ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है, एक टॉपिक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जिसमें पहला है आपका क्या, मान लो मैं पैरासिटिक लिख दे रहा हूँ। पैरासिटिक बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक। तो सिम्बियोटिक बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सिम्बियोटिक बिहेवियर किसे कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है होलोजोइक। पहले तो हमें होलोजोइक ही पढ़ना चाहिए, पर कोई नहीं, समझते हैं सारी चीज़ों को। होलोजोइक ये तीनों चीज़ें कौन सी होती हैं, ये तीनों कंडीशन कौन सी होती है इसे हम समझते हैं। हेट्रो के अंदर ही पैरासिटिक आता है, हेट्रो के अंदर सिम्बियोटिक आता है, और हेट्रो के अंदर ही होलोजोइक कंडीशन भी आती है। अब पैरासिटिक कंडीशन क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी फूड को इनटेक करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो लीच होते हैं वो क्या करते हैं, क्या वो किसी ऑर्गेनिज्म को मार के उसके अंदर, लीच मतलब जोंक जिसे हम कहते हैं हिंदी मतलब कॉमन भाषा में, ये जोंक किसी को मार के क्या उससे एनर्जी निकालते हैं, तो आपको अगर नहीं, जोंक जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही एनर्जी का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि पैरासाइट वो होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही न्यूट्रिशन निकाल ले, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक। कई सारे एग्जाम्पल हैं, एस्केरिस है, लीच है, ये आपके एग्जाम्पल है किसके, पैरासाइट के या पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। अब ये भी दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पहला हम होता है उसे हम नाम देते हैं एंडो पैरासाइट, और दूसरे हम कहते हैं उसे हम एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोज पैरासाइट विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी आर टर्म्ड एज एंडो पैरासाइट। और जो बॉडी के बाहर है वो एक्टो। जैसे आप समझो जुए हो गए, लीच हो गया, ये आपकी बॉडी के बाहर होता है। जब बाहर होता है तो इसे हम क्या नाम देंगे, एक्टो पैरासाइट। एक्टो वर्ड ही बाहर के लिए यूज होता है।
और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे एस्केरिस हो गए, आपने सुना होगा पेट में कीड़ी, तो ये भी जो ऑर्गेनिज्म एस्केरिस वगैरह, टेपवर्म वगैरह, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो मलेरिया कॉज करता है। तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एंडो पैरासाइट। ठीक है। और जो बाहर होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्टो पैरासाइट। ठीक है। सिम्बायोटिक बड़ा अच्छा एक कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम भी जिए तुम भी जिए वाला हाल होता है। सिम्बायोटिक कंडीशन किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं किसी एक चीज के लिए, और पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है किसी दूसरी चीज के लिए। जैसे एक कंडीशन, एक ऑर्गेनिज्म बोलना थोड़ा सही नहीं होगा, कंडीशन ही कह सकते हैं। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें फंजाई भी पाए जाते हैं और एल्गी भी पाए जाते हैं। एल्गी चूंकि ग्रीन होता है इसलिए ये क्या करता है, ये फूड बनाता है और किसको देता है? फंजाई को देता है। एल्गी चूंकि पानी के बाहर नहीं रह सकता है तो ये फंजाई इसको शेल्टर देता है। मैं लिखता हूं थोड़ा अच्छे से। एल्गी ने, फंजाई ने एल्गी को क्या दिया? शेल्टर दिया। और बदले में एल्गी ने फंजाई को क्या दिया? फूड दिया। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इसे हम कहते हैं क्या? सिम्बियोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस। ठीक है। होलोजोइक की बात करते हैं, इसमें हम सभी आते हैं। होलो मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। होलोजोइक क्या हो गया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डायरेक्टली इनटेक करते हैं माउथ के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को डायरेक्टली इनटेक कर, जैसे आप समझो, आप हम कैसे खाना खाते हैं, हम लोग डायरेक्टली फूड को अपने माउथ के अंदर इनटेक कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपके बुक में अमीबा का, कि अमीबा के अंदर फूड का जो इनटेक होता है वो किस तरह से होता है। तो समझते हैं। कई सारी प्रोसेस होती है जिसको हम समझेंगे। अमीबा पहला काम क्या करता है, जो उनका फूड का पार्टिकल, ये उसका फूड का पार्टिकल है, इस फूड के पार्टिकल को, ठीक है, जूम करने का प्रयास करें, हो नहीं रहा है। ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल है, एक सेकेंड, यहाँ पर इसका ये फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है। ये इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ ये क्या करता है? अपना सीडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फूड कहते हैं, उसको बढ़ाता है। जब ये सीडोपोडिया से चारों तरफ फैलेगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा? इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर। तो जैसे हम अपने हाथ से फूड को अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, वैसे ये अपने सीडोपोडिया का यूज करता है, फॉल्स फूड का यूज करता है, और चारों तरफ से ऑर्गेन्स को घेरता है, और घेरने के बाद धीरे से अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ जिसे हम कहते हैं इनगेशन, जो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, जिसे हम अमीबा कहते हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल इसके बॉडी में पाया जाता है, इसी के अंदर पूरी लाइफ अपनी कंप्लीट करता है। जब ये फूड के अंदर पहुंचता है, जब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर पहुंचता है, तो इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं वो फूड को ब्रेक करते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पहुंचा है उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के साथ ही जो भी एंजाइम ब्रेक करता है उससे जो सिंपलर मेटल बनते हैं उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये ब्रेक करने की प्रोसेस को हम कह सकते हैं डाइजेशन। फिर ये धीरे धीरे फूड क्या हुआ है, जो ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर मटेरियल में, वो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखिए, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन यहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि जब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में जैसे ही एब्जॉर्ब होगा वो उसके हर सेल, चूंकि एक ही सेल है तो एक ही सेल के पास तुरंत जैसे ही एब्जॉर्ब होगा वैसे ही उस सेल के पास पहुंच जाएगा। तो अलग अलग प्रोसेस रखना गलत होगा कहना। एक ही प्रोसेस अगर कहें कि एसिमिलेशन कहें या एब्जॉर्प्शन कहें तो सही है। अच्छा, याद है एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ था बोर्ड्स में, कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसिमिलेशन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है, या एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक साथ हो जाता है, दोनों पूछ सकता है।
कि एसिमिलेशन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है, या फिर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक साथ हो जाता है। क्यों? तो वहाँ पे आप बताएंगे कि जब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जैसे इसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा वैसे ही फूड इसके हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। अच्छा, पहले एब्जॉर्प्शन समझो। वो प्रोसेस जिससे फूड वैक्यूल के अंदर से फूड एब्जॉर्ब होता है, या किसी भी एक कॉलम के अंदर से, किसी भी एक पाइप के अंदर से फूड एब्जॉर्ब होता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्ब होने के बाद हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हुआ उसी समय और उसी समय हर एक सेल तक भी पहुंच गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन भी हो गया और एसिमिलेशन भी हो गया एक साथ। तो अलग अलग प्रोसेस रखना थोड़ा कहना थोड़ा सही नहीं होगा। लास्ट होता है जो इनका अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड। दोनों बातें हैं, केवल एक बात नहीं कहनी है आपको, दोनों बात कहनी है कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड जो मटेरियल होता है उसको ये बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ईगेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस हर उस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है जो क्या करते हैं? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में तो यूजुअली कम ही देखती है, होलोजोइक में आपको यूजुअली देखने को मिलेगी ये। ठीक है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं होता है, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं उनका फूड भी थोड़ा डाइवर्स होता है। तो इनके बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल जाएंगे उनका अलग अलग स्टेज पे डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद वो धीरे धीरे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे? एसिमिलेशन नाम देंगे। और फिर अल्टीमेटली जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब मटेरियल होगा, वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। इसको थोड़ा समय लेते हैं आपको समझाने के लिए। फूड को हम इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू। तो हम होलोजोइक हैं तो हम फूड को क्या करते हैं? माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं। फूड का अगर डेफिनेशन याद हो तो आप रिवाइज करिएगा। फूड को हम माउथ के अंदर इनटेक करते हैं। माउथ के अंदर इनटेक करने के बाद ही हमारे टिथ होते हैं, हमारा टंग होता है, ये उस फूड को मैस्टिगेट करता है। ये वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, मैस्टिगेशन। तो टीथ के थ्रू फूड को च्यू किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैस्टिगेशन कहते हैं। तो फूड को धीरे धीरे च्यू करते हैं, वो उससे मैस्टिगेट करते हैं, और मैस्टिगेट करने के साथ ही वो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ देते हैं। इसके बाद जो बताऊंगा क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जाता है। उसमें क्या पूछते हैं कि जब फूड को च्यू करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है? तो हमारे बॉडी के अंदर या फूड के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, फूड के अंदर स्टार्च जो प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। स्टार्च का कन्वर्जन होता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। और ये माल्टोज के अंदर कन्वर्जन किसकी मदद से होता है? ये कन्वर्जन होता है हमारे सलाइवा की वजह से। सलाइवा में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। ये टाइलिन क्या करता है? हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और इस सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। और ये माल्टोज का टेस्ट, जो कि माल्टोज शुगर है, माल्टोज का टेस्ट मीठा होता है। और जब ये मीठा होता है तो हमें एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें हमको कहा जाता है एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लेने को, मुंह के अंदर रखने को, च्यू करने को। जब हम च्यू करते हैं तो हमें उसका टेस्ट मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम च्यू करेंगे तो स्टार्च है तो सलाइवा मिलेगा ही, मिलेगा तो अपने आप वो किसमें टूट जाएगा? माल्टोज में। माल्टोज का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। तो ऐसा जितना कोई कठिन नहीं है, पर पूछता है तो थोड़ी कभी कोई दिक्कतें आ जाती हैं। तो पहला प्रोसेस जिसे हम कहते हैं मैस्टिगेशन, ये हमारे माउथ के अंदर से स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर जाने के बाद, फूड को च्यू करने के बाद, वो फूड हम क्या करते हैं? स्वालो करते हैं, अपने इसोफेगस में डालते हैं। पहले पड़ता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद पड़ता है इसोफेगस। फिगर हो तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया? फूड को यहाँ पर लिया, यहाँ लेने के बाद उसको च्यू किया। च्यू करने के साथ ही यानी मैस्टिगेशन किया। मैस्टिगेशन करने के साथ ही फूड क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है। स्टार्च जो था वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज में कन्वर्जन के बाद ये फूड मूव करके नीचे जाता है। यहाँ पर जो जगह होती है इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के पास आपके नजल पैसेज और जो ओरल पैसेज होता है दोनों आके मिल जाता है। तो फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ मूव करके जाता है? आपके इसोफेगस के अंदर। इसे हम ओइसोफेगस या इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस के अंदर जाता है। अब इसोफेगस के अंदर जो आपकी पाइप है यहाँ से लेकर स्टमक तक, इसोफेगस के अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है बहुत यूनिक मूवमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपको एक फिगर दिखाता हूँ, मैं लगाया हूँ इसमें कहीं। कहाँ गया ये?
ये एक यूनिक मोमेंट होता है जिसमें पीछे के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, आगे के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और ये फूड धीरे 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 क्या होता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। देखो ये पीछे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, दब रहा है, आगे वाला फैल रहा है, जिससे फूड क्या होता है, नीचे मूव करके जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो इसोफेगस में कौन से मोशन देखने को मिलता है, पेरिस्टाल्टिक मोशन, या इसी को हम पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ये हमारे इसोफेगस में देखने को मिलता है। मैस्टिकेशन कहाँ पर होता है, मैस्टिकेशन होता है हमारे माउथ के अंदर टीथ के थ्रू। पेरिस्टाल्सिस कहाँ पे होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है हमारे इसोफेगस में, और फूड को नीचे मूव कराने के लिए होता है। फूड अब मूव करते हुए नीचे आ गया, नीचे आने के साथ फूड कहाँ चला जाता है, नीचे आने के बाद फूड चला जाता है आपके एक स्ट्रक्चर में जो आपको देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, इसे हम कहते हैं स्टमक। तो स्टमक हमारे बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पर मेजर डाइजेशन टेक प्लेस करती है, और स्टमक का भी एक ये फिगर है। स्टमक के अंदर आपका मेजर डाइजेशन टेक प्लेस होता है, यहाँ पे आपका सारा डाइजेशन फूड का, सारा नहीं कहना चाहिए, मेजर डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो स्टमक के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसे हम फंडक कहते हैं। स्टमक का ये वाला जो पार्ट है इसे हम फंडक कहते हैं, ये वाला पार्ट बॉडी कहलाता है, और ये वाला पार्ट पाइलोरिक कहलाता है। तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे ड्यूडेनम भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बनाते हैं ऐसे, रुको, ऐसा, ये वाला पार्ट फंडक, बॉडी और पाइलोरिक, यहाँ पर आपका होता है ड्यूडेनम। ये 4 पार्ट होते हैं जो आपके स्टमक का। ये वाला पार्ट को थोड़ा, इसको अगर इधर कर दें, इधर वाला पार्ट हम पाइलोरिक कहते हैं, ये वाला पार्ट कार्डियक भी कहलाता है, क्योंकि इसका अगर आप यहाँ देखो तो आपका स्टमक इधर वाले पोर्शन पर मौजूद होता है। यहाँ मौजूद होने की वजह से यहीं पर हर्ट है, हर्ट से एसोसिएशन होने की वजह से, हर्ट के पास होने की वजह से इस वाले पार्ट को कार्डियक भी कह देते हैं। तो कार्डियक, फंडक, पाइलोरिक और ड्यूडेनम, ये 4 पार्ट आप कह सकते हो, बॉडी भी है। ये पार्ट आपके किसके होते हैं, स्टमक के होते हैं। इनके अंदर जब ये फूड मूव करके आता है, तो फूड के आने के बाद यहाँ जब फूड इंसर्ट होता है इसके अंदर, तो स्टमक के अंदर कई तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, कई तरह के एंजाइम बनते हैं जो डाइजेशन को कंडक्ट कराते हैं। इसोफेगस तो हो गया, यहीं पे लिखता हूँ मैं देखता हूँ जगह हो तो। कई तरह के यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग चीज़ का डाइजेशन करते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ना है आपको यहाँ पे। पहला जो पढ़ते हो वो एसिड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा जो एंजाइम बनता है उसे हम कहते, एक और चीज पढ़ लो जिसे हम कहते हैं म्यूकस, ठीक है। और एक एंजाइम बता जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये क्या करता है, ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो या फूड के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल कर देता है। हाईली एसिडिक होता है तो आराम से किल कर देता है इनको। किल करने के बाद पेप्सिनोजेन होता है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम भी जो होता है वो HCl ही करता है। यानी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम HCl करता है। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव प्रोटीन है या इनएक्टिव एंजाइम है, जिसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। अब एक्टिव होने के बाद पेप्सिन क्या कर रहा है, इनएक्टिव होकर क्या कर पा रहा, नहीं कर पा रहा था, जो एक्टिव होकर कर पा रहा है। तो इनएक्टिव होकर ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पा रहा था, पर एक्टिव होकर ये क्या करेगा, अब प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन को कहता है आओ भैया हम तुमको बताते हैं अभी, और प्रोटीन को तोड़ ताड़ देता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटा छोटा पीस में ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। तो पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और किस में कन्वर्ट किस क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन या प्रोटीन का डाइजेशन करता है। म्यूकस चूंकि हमारा जो HCl बन रहा है ये हाईली एसिडिक है, तो हमारे स्टमक को ऐसा ना हो कि पता चला फूड को तो बाद में ये डाइजेस्ट कर रहा है, पहले स्टमक को ही डाइजेस्ट कर दिया, क्योंकि स्टमक भी तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स बना हुआ है, तो पता चला कि आदमी पैदा नहीं हुआ मर गया। तो इस स्थिति से बचाने के लिए हमारे स्टमक की एक आउटर लेयर, इनर लेयर पर एक पतली सी और लेयर होती है म्यूकस की, जो हमारे स्टमक को इस हाईली एसिडिक मटेरियल HCl जो है उससे बचाने का काम करता है। ध्यान देना, अगर पूछता तुमसे क्या
कि HCl का फंक्शन क्या है, तो तुम कहोगे HCl का फंक्शन दो ठो है। पहला कि ये डाइजेस्ट कर रहा है किसको, ये डाइजेस्ट कर रहा है आपके प्रोटीन को, और दूसरा कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिनोजेन को किसमें, पेप्सिन में। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा जल्दी से चलते हैं। मस्कुलर वाल जो होती है स्टमक की, वो क्या करती है, फूड की मिक्सिंग में हेल्प करती है। चर्निंग मोमेंट जिसे हम कहते हैं, लिखा नहीं, लिख देता हूँ। चर्निंग मोमेंट देखने को मिलता है, यानी फूड जो, बहुत ज़बरदस्त बात बताते हैं, एक मसल होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक मसल, जो हमारे स्टमक के अंदर एक ऑब्लिक मसल होती है, स्पेशल टाइप की मसल होती है। वो फूड को, मतलब मसल स्टमक को हल्का हल्का हिलाती डुलाती रहती है, ताकि फूड अच्छे से उसके अंदर क्या होते रहे, मिक्स होते रहे। बढ़िया से मिक्स होंगे तो सारे जो एंजाइम है, एसिड वैसिड है, बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे तो अच्छे से डाइजेशन होगा। तो चर्निंग मोमेंट कहते हैं। तीन मोमेंट पढ़ा हमने, तीन चीज़ें पढ़ी। पहला मैस्टिगेशन, दूसरा पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, और तीसरा चर्निंग मोमेंट। याद रखना तीनों कहाँ कहाँ होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं अलग अलग, वो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग चीज़ को, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। पेप्सिन को नहीं करते हैं, बेसिकली पेप्सिनोजेन को करते हैं। लिख दिया है तो कोई बात नहीं। पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिनोजेन आगे चल के कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजेन का प्रोडक्शन करते हैं और म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन करता है ऑक्सीनेटिक सेल, काम का हो सकता है। ऑक्सीनेटिक सेल क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है। चीफ सेल पेप्सिनोजेन का प्रोडक्शन करते हैं, और म्यूकस सेल म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेप्सिनोजेन ही, सॉरी, पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो क्या करता है, डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का। बता रखा हूँ, बताएंगे जरूरत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या कर रहा है, पेप्सिन के एक्शन को एक्सेलरेट करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। म्यूकस आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। बता रखा है, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फूड का मूवमेंट हुआ, और फूड कहाँ चला गया, ये रहा। फूड चला आया आपके, अब आ गया फूड आपके स्टमक में। सॉरी, स्टमक से तो हो गया, अब ये आ गया आपका कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, अब फूड आपका यहाँ पर आ गया। पर इंटेस्टाइन में आने से पहले दो चीज़ें और आपको समझनी होगी। हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे टाइप का, जिसे हम कहते हैं लीवर। लीवर हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर लीवर को कोई दिक्कत हुई तो ऑर्गेनिज्म के मतलब जीवन पर बड़ा, बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, मर भी जाते हैं। और ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन मर जाते हैं, क्योंकि लीवर ना सिर्फ डाइजेशन में रोल प्ले करता है, डाइजेशन में, बॉडी के प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में, सर्कुलेशन में बहुत बड़ा रोल होता है लीवर का। तो अगर लीवर को कोई दिक्कत होती है तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, एज इन केस ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। लीवर क्या करता है, लीवर धीरे धीरे सिक्रीट करता है बाइल जूस को। तो लीवर धीरे धीरे प्रोडक्शन करता रहता है बाइल सॉल्ट या बाइल जूस का, और लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को ऐसे दो डक्ट में, और ये दोनों डक्ट जाके मिलते हैं और बनाते हैं एक डक्ट। और ये एक डक्ट से कहाँ पहुंचता है, एक कॉमन डक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट। ये है आपका लीवर, और ये है आपका गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर का काम होता है, सुनना, पहले बताता हूँ, मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ। लीवर थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है किसको, बाइल सॉल्ट को। जितना यूज हो रहा है उतना यूज हो रहा है, जो नहीं यूज हो रहा है वो कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खाना आपके घर बन रहा है, जितना आप खाना खा ले रहे हो खा ले रहे हो, जो नहीं खा रहे हो फ्रिज के अंदर रख दो, तो क्या इसमें समझाना है। वैसे ही बाइल सॉल्ट बना रहा है, जितना बना रहा है बना रहा है, जितना नहीं बना पा रहा है कहाँ रख दे रहा है, जितना बना रहा है बना रहा है, जितना यूज कर रहा है यूज कर ले रहा है, जो नहीं यूज कर पा रहा है कहाँ रख दे रहा है, गाल ब्लैडर के अंदर रख दे रहा है, ताकि आगे जब जरूरत पड़ेगी तो रिलीज करके अपना काम चलाएगा। ये जो गाल ब्लैडर है, एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, तो देखने में बिल्कुल पत्ती के जैसा लगता है, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है जो इससे जाके मिल जाती है, और एक कॉमन डक्ट बना के खुलती है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। अभी थोड़ा क्लियर इमेज बनाएंगे, परेशान नहीं होना। कहाँ खुलती है आपके, इंटेस्टाइन में, बल्कि बना ही देते हैं। ये आपका हो गया लीवर, यहीं पे बना देता हूँ गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर की डक्ट है, और इसी के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होता है आपका पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज की डक्ट है, ये दोनों डक्ट आपस में मिलती हैं। हाँ, ये दोनों डक्ट आपस में मिलती हैं ऐसे, और मिलकर कहाँ खोलती हैं, ये आपका इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
ठीक, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके खुल जाती हैं। लीवर ये है आपका, ये आपका लीवर है। लीवर किसका प्रोडक्शन करता है? जस्ट बताया अभी आपको, बाइल सॉल्ट का। ठीक है, और ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के अंदर कई सारे तरह के एंजाइम बनते हैं, जैसे फैट का डाइजेशन करने के लिए, पर तो प्रोटीन का, प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए ट्रिप्सिन। ध्यान देना, पेप्सिन कहाँ बन रहा था? स्टमक के अंदर बन रहा था। ट्रिप्सिन कहाँ पर बन रहा है? पैनक्रियाज के अंदर बन रहा है। याद करना पड़ेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। अच्छा, दोनों किसका डाइजेशन करेंगे? प्रोटीन का। तो याद करो, जब हम प्रोटीन लिखते हैं, PROTEIN, तो पी आ रहा है यानी पेप्सिन भी डाइजेशन करेगा, टी आ रहा है यानी ट्रिप्सिन भी डाइजेशन करेगा। तो ध्यान देना कि प्रोटीन का डाइजेशन दोनों करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन दोनों करते हैं, पेप्सिन भी और ट्रिप्सिन भी। हाँ, पेप्सिन का प्रोडक्शन होता है स्टमक में, ट्रिप्सिन का प्रोडक्शन होता है पैनक्रियाज में। ट्रिप्सिन का प्रोडक्शन होता है, और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ऐसे कई तरह के एंजाइम होते हैं, पर ट्रिप्सिन ही आपकी बुक में दिया हुआ, तो ट्रिप्सिन याद कर लेते हैं। एमाइलेज का प्रोडक्शन होता है। एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और तीसरा जो प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं क्या? लाइपेज। लाइपेज डाइजेशन करता है किसका? सॉल्ट का। बहुत जबरदस्त बात एक और है, पैनक्रियाज जो होता है ये प्रोडक्शन करता है एक और एंजाइम का, जिसे कहते हैं इंसुलिन। ऐसे दो एंजाइम और है, पर कोई नहीं, इंसुलिन ही याद कर लो। इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन क्या करता है? आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, वो आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन डाइजेशन करना। एमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करना। और लाइपेज का काम क्या है? सॉल्ट का डाइजेशन करना। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ये तीनों रिलीज हो गए कहाँ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ही ये क्या करेंगे? डाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। बाइल सॉल्ट के बारे में अगर बात करते हैं, तो बाइल सॉल्ट का काम होता है कि जो आपके फूड में फैट है उसको ये क्या करते हैं? इमल्सीफाई करते हैं। तो आपके फूड के अंदर जो फैट है उसको इमल्सीफाई करने का जो काम होगा वो कौन करेगा? बाइल साल्ट करेगा। बढ़िया बात है, ये याद रखना। पेपर में कभी कोई पूछ देता है कि जो आपके लिवर के थ्रू रिलीज होने वाले एंजाइम है, या सॉल्ट है, या शुगर है, सॉल्ट है या केमिकल्स, उनके बारे में बताओ कि वो क्या करते हैं, और जो पैनक्रियाज से निकलते हैं उनके बारे में बताओ क्या हम करते हैं। तो चार हैं, चार का क्वेश्चन पूछ सकता है। बाइल सॉल्ट का क्या काम, कहाँ रिलीज होता है, क्या फंक्शन करता है, और बाकी पैनक्रियाज के तीन एंजाइम वो क्या काम करते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो याद करना होगा आपको अपने से। एक काम और, जस्ट आपको बताया कि आपके जो स्टमक है उसके अंदर बहुत एसिड होता है, मतलब HCl एसिड जो होता है, जाना कितना खतरनाक था कि पेट के अंदर बनता है, और पेट को बचाने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन करना पड़ता है। तो अब समझो कितना खतरनाक होगा वो। तो उस खतरनाक को बचा, अब वो गया पेट में तो बच गया इस म्यूकस की वजह से। अब पेट से निकल के कहाँ पे जाएगा? आपके इंटेस्टाइन में। तो पता चला पेट तो बच गया और इंटेस्टाइन जल गई। तो पेट तो बचा लिया गया, इंटेस्टाइन को बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट बेसिकली एक बेसिक सॉल्ट होता है। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। अब बताओ, एसिड आ रहा है स्टमक से, बेस मिल गया लीवर से, एसिड बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर न्यूट्रल होने का काम कौन करता है? आपका बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का फंक्शन फिर से, पहला काम न्यूट्रलाइज करना। कहाँ, किसको? जो आपके स्टमक से निकल कर आ रहा है एसिडिक बोलस, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट करता है। दूसरा काम, जो आपके फूड है उसके अंदर जो फैट है उसको इमल्सीफाई करना है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का जो काम होता है। मान लो बड़ा फैट का पार्टिकल है, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में तोड़ने का जो काम होता है, ये कौन करता है? ये भी आपका बाइल सॉल्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, माउथ के अंदर क्रस किया जाता है, बता रखा है। सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ये क्या करते हैं? उसके अंदर अपनी चीज़ें मिक्स करते हैं, बता रखा है। वेट करते हैं जिससे आसान होता है निगलने के लिए भी, साथ ही साथ इसको डाइजेस्ट करता है। कंटेन सैलिवरी एमाइलेज बता रखा है, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। आगे चलते हैं, ये फिगर दिया हुआ है। एक यहाँ पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक यहाँ सब मैंडिबुलर मैंडिबुलरी सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, और यहाँ पे एक सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। ये तीनों ग्लैंड मिलकर सलीवा का सेक्रीशन करते हैं, और सलीवा का सेक्रीशन होने के साथ ही ये टाइलिन सेक्रीट करते हैं। टाइलिन से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब एक बात बताता हूँ तुम लोग बढ़िया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड्स में।
तो एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखना, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होता है और फैट का डाइजेशन कहाँ से होता है, सब क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो तीनों का ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से ही, कौन करता है? सलाइवा करता है। किसकी वजह से करता है? टाइलिन की वजह से करता है, जिसे हम सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो एक ही बात है, कोई बड़ी बात है नहीं मेरे लिए, आपके लिए हो सकती है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके स्टमक से, कौन करता है? मेरे चाचा करते हैं, पर कोई नहीं, चाचा का नाम क्या है यहाँ पर? चाचा का नाम पड़ता है यहाँ पे पेप्सिन। ठीक है। और फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फैट स्टार्ट होता है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और कौन करते हैं? ये भी एक दूसरे वाले चाचा हैं, इनका नाम क्या है? लाइपेज। तो तीनों लोग का नाम याद रखना। सलाइवा का मतलब कार्बोहाइड्रेट सिक्रेशन स्टार्ट होता है सलाइवा से, माउथ से। प्रोटीन का स्टार्ट होता है आपके स्टमक से, और लास्ट है आपका क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है आपके, सॉरी 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 सॉरी, फैट का स्टार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, लाइपेज की मदद से। इसोफेगस वगैरह हो चुका था, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, स्टमक बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। एक छोटा स्फिंक्टर स्फिंक्टर मसल होता है, स्फिंक्टर मसल वर्ड याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉल्व होती है, आपने देखा होगा ऐसे टाइप की होती है कि चीज़ें इधर से इधर तो चली जाती हैं आसानी से, लेकिन जब यही उल्टा लाना होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लाना। यानी इधर से इधर तो चली गई आसानी से, पर जब इधर से इधर आने वाली होती हैं तो ये वॉल्व क्या होती हैं, आपस में चिपक के ऐसे बंद हो जाती हैं। वैसे स्फिंक्चर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जो चीज़ों को मूवमेंट करने से, एक साइड मूवमेंट करने देते हैं, दूसरी साइड मूवमेंट नहीं करने देते हैं। जैसे फूड आपने यहाँ से इंसर्ट किया तो फूड आपके स्टमक में चला गया, पर अगर आप ऐसे हो गए तो स्टमक से बाहर नहीं निकलता। इसकी वजह है कि यहाँ पर क्या लगे होते हैं? स्फिंक्चर लगे होते हैं, जो फूड को बाहर निकलने से रोक देते हैं। वैसे आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में भी स्फिंक्चर लगा होता है, जो आपके फूड के बैक फ्लो को रोक देता है। ऐसा ना हो तुम खाना खाए, पेट में गया, पेट में से फिर इंटेस्टाइन में गया, और थोड़ा हिच किया इंटेस्टाइन से फिर पेट में आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए क्या होता है कि फूड जो होता है आपका स्फिंक्टर मसल से रोका जाता है। पता चला फूड खा के थोड़ा कलैया मारे, सारा फूड बाहर आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। तो स्टमक रेगुलेट करता है कितना फूड अंदर आना, कितना बाहर निकलना, ये सब काम स्टमक करता है। इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसा है कि स्मॉल स्फिंक्टर लगा होता है। लीवर पैनक्रियाज बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना क्या क्या काम करते हैं, बता रखा है वो भी ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना सिक्रीशन डालते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। कौन कौन चीज़ किसको किसको डाइजेस्ट करती है लिखा है, याद रखना। निश्चित पूछता है, लाइपेज खास करके। लीवर का सिक्रीशन अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, जो बता रखा है क्या करता है, न्यूट्रलाइज भी करता है, साथ ही साथ फैट के ग्लोब्यूल को भी ब्रेक करता है। पेनक्रियाज जो होता है पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, कौन कौन से यहाँ लिखा होना चाहिए, कहाँ गया? ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करता है, कहीं एमाइलेज लिखा होगा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके अंदर तरह तरह के ग्लैंड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में सिक्रीशन करते रहते हैं, और उनके सिक्रीशन की वजह से भी चीज़ों का डाइजेशन, जो जैसे मान लो स्टार्च तुमने खाया मुंह में, स्टार्च से कन्वर्ट हो गया माल्टेज में, माल्टेज भी डाइसेक्राइड है, अभी इतना पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है कि एक बार में नहीं टूटता है। अगर एक बार में टूट जाता तो फिर हम लोग एनर्जी नहीं मिलती उतनी, तो धीरे 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 करके तोड़ा जाता है, बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकलती है। बहुत ज़बरदस्त बात, एक और सुनो। दो दोस्त थे, हमेशा यही बताता हूँ मैं, राम और श्याम। अगर इन दोनों को आपस में दोस्ती करनी है तो दोस्ती करने के लिए एनर्जी लगेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बातचीत करेंगे, कुछ गिफ्ट विफ्ट देंगे, कुछ और करेंगे, घूम फिर करेंगे, तो एनर्जी लगेगी यहाँ पर। तो जब बॉन्ड बनाना होता है तो एनर्जी लगती है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी लगती है। और बॉन्ड अगर तोड़ना हो, मैक्सिमम जगह, ऐसा मैं नहीं कह रहा 100%, ये एक्सेप्शन होंगे कुछ, पर मैक्सिमम ऐसा होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने में एनर्जी लगती है, और बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज। अभी दोनों में लड़ाई हो जाए, फिर ये मार धाड़ शुरू हो जाएगी, खूब एनर्जी निकलेगी, गाली गलौज। तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है तो बॉन्ड फॉर्मेशन कराने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। और बॉन्ड टूटेगा, दोस्ती टूटेगी, बॉन्ड टूटेगा, दोस्ती मैंने बॉन्ड, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। वही बात बताना चाहता मैं आपको कि अ, क्या बता रहा था, भूल ही गया।
तो वॉल ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो क्या होते हैं, ये तो बता दिया हमने। तमाम तरह के क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं। हाँ, ये बता रहा था मैं आपको कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको धीरे 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 करके अलग अलग स्टेज पे तोड़ा जाता है। तोड़े जाने के बाद वो क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी निकालते जाता है, जिसको हमारी बॉडी यूज करती है। एक बात और बताऊंगा, वो भी ध्यान दिलाना आप हमको। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर सारे फूड का डाइजेशन हो गया। पहला प्रोसेस था हमारा, फूड को इंगेस्ट किया माउथ के अंदर, फिर वो हमारे गया स्टमक में, वहाँ से माउथ डाइजेशन स्टार्ट हो गया फैट कार्बोहाइड्रेट का। फिर स्टमक में डाइजेशन हुआ थोड़ा, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया। मतलब दो प्रोसेस हो गई, इनगेशन और दूसरा डाइजेशन, दो प्रोसेस हो गई। अब तीसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। होप सो आगे दिया होगा, देखते हैं कुछ काम लायक बात इसमें। इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, माउथ से, कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान देना, ये भी पूछा जाता है। नहीं पूछा जाएगा तो किसी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड गेट कंप्लीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी वॉल के थ्रू, जहाँ पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। ये लिखा हुआ है, बताते हैं देख लें दो। ठीक है, ये आपका इंटेस्टाइन की वॉल होती है। ये आपके इंटेस्टाइन की वॉल हो गई। इसमें से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, और इन कैपिलरीज के अंदर फूड आसानी से क्या हो जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो आसानी से एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर से फूड जब आपके इन विलाईज के अंदर जा रहा है, इसे हम कहते हैं विलाई, विलाई और माइक्रो विलाई के अंदर जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ध्यान सुनना, डाइजेशन हो गया, इंगेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। जब फूड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर जा रहा है आपके विलाई के अंदर या आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो ये प्रोसेस जब आपका फूड मटेरियल, द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द विलाई एंड टू द ब्लड वेसल्स, इट इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे एसिमिलेशन, पर पहले एब्जॉर्प्शन समझ लेते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट था वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाया, तो वो चला गया आपके इन वेसल्स के अंदर, आसानी से निकल गया। प्रोटीन था, डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड बनाता है, डाइजेस्ट हुआ, चला गया आपके, एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, आपके विलाई में चला गया ब्लड के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, जिसे हम कहते हैं फैट। फैट बहुत स्पेशल चीज़ है। फैट जब डाइजेस्ट होता है तो ये काइलो माइक्रोन बनाता है, या यूं कर लो कि छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स बनाता है फैट के, और ये एक अलग ही वेसल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। उस वेसल का नाम होता है लैक्टियल। याद रखना, कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर में ये सीधा पूछा है, तो फिर से इसको भी हम डबल स्टार दे देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टियल क्या है, लैक्टियल एक लिम्फ है। लिम्फ क्या है फिर पढ़ेंगे आगे, सर्कुलेशन में आएगा। तो लैक्टियल क्या है, स्पेशल टाइप का लिम्फ है, वेसल ये मतलब पाइप ही है, स्पेशल है थोड़ी। तो लैक्टियल एक स्पेशल टाइप का लिम्फ है, जिस लिम्फ वेसल है जिसका काम होता है केवल और केवल फैट का एब्जॉर्प्शन करना। तो ये आपके स्टमक सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर से केवल किसका एब्जॉर्प्शन करती है, फैट का। क्योंकि फैट के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि ब्लड वेसल्स में या विलाई में नहीं जाते हैं। हाँ, इतने छोटे होते हैं कि ये आसानी से आपके लैक्टियल्स के अंदर, जो एक लिम्फ वेसल है उसके अंदर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है लैक्टियल। लैक्टियल ये स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ वेसल विच एब्जॉर्ब क्या, फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। लैक्टियल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ वेसल विच एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। बाकी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ पर, आपके विलाई के अंदर। केवल आपका फैट है जो कहाँ है, एब्जॉर्ब हो रहा है आपके लैक्टियल के अंदर। और फिर वही सारा ये चला जाता है, मतलब ये विलाई चली जाएगी कहाँ पर आपके, विलाई कंबाइन करेगी सारे उनको ब्लड वेसल्स को और भेज देगी कहाँ पे, आपके लीवर में। और कितना टाइम हो गया, 9-10, तो लीवर के अंदर भेज दी जाएगी। लीवर के अंदर फिर वो जहाँ जहाँ उनको मूवमेंट कराना हो कराएंगे। वहीं आपका लैक्टियल जो होता है वो बॉडी के अंदर यहाँ वहाँ सर्कुलेट करता है, फिर बाद में जाके वो डंप कर देता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। एनर्जी की बात हो गई थी। ये विलाई का छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं
जिनके अंदर आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, आर्टरीज वेन प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ से चीज़ों को लेकर चले जाते हैं कहाँ पर, ब्लड वेसल्स के अंदर थोड़े मूवमेंट कराने के बाद। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब होने के बाद एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, इसको बताने से पहले थोड़ी चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे बॉडी का हर एक सेल काम करता है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा जो हाथ का है सेल वो काम कर रहा है और दिमाग का सेल काम नहीं कर रहा है, ऐसा है कि नहीं कर सकता है कुछ, पर ठीक है। तो हाथ के भी सेल काम कर रहे हैं, दिमाग के भी सेल काम कर रहे हैं, पैर के भी सेल काम कर रहे हैं, हर जगह के सेल काम कर रहे हैं। दिमाग के कुछ कुछ नहीं भी करते हैं, तो हर जगह के सेल काम कर रहे हैं। तो हर जगह का सेल, जब भी कोई सेल काम कर रहा है तो उसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने का, एनर्जी देने का काम कौन करता है, ये आपका फूड। और फूड को हर एक सेल तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। फिर सुनना, हर एक सेल काम कर रहा है, जब हर एक सेल काम कर रहा है तो हर एक सेल कहेगा कि हमको भोजन दो, क्योंकि हमारी एनर्जी जा रही है। और भोजन कहाँ से मिलेगा, इंटेस्टाइन से। तो अब इंटेस्टाइन के आसपास के ही सेल काम तो कर नहीं रहे हैं, हर जगह के सेल काम कर रहे हैं। तो इंटेस्टाइन के आसपास के ब्लड वेसल्स के अंदर अंदर जब फूड गया है तो उसे नाम दिया जा रहा है एब्जॉर्प्शन, बस इंटेस्टाइन के आसपास के ब्लड वेसल्स में। पर यहाँ से जब ब्लड के थ्रू हर एक सेल में, हाथ के उंगलियों के सेल तक और पैर के अंगूठे के सेल तक, दिमाग के हर एक सेल तक जब वो फूड पहुंचाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स इज टर्म्ड एट एसिमिलेशन। तो देख लेना और अच्छा कोई मिल जाए तो, एसिमिलेशन समझाने के लिए बहुत है। अंत में क्या होता है कि जितना अनएब्जॉर्ब्ड या जितना अनडाइजेस्टेड, दोनों चीज़ें, अनडाइजेस्टेड भी और अनएब्जॉर्ब भी, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तुम्हारी बॉडी वो, और जो डाइजेस्ट नहीं कर पाई वो, ये दोनों ही मटेरियल आपके किसी काम का नहीं है। ना आपका अनडाइजेस्टेड किसी काम का, भाई डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर वो एंजाइम ही नहीं है कि तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओ, तो उनसे तुम न्यूट्रिएंट निकाल नहीं सकते। स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, न्यूट्रिएंट निकाल ही नहीं सकते हो, बॉन्ड ब्रेक करोगे नहीं तो एनर्जी निकलेगी नहीं, किसी काम ही का नहीं तुम्हारे वो क्या होते हैं, बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो सब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और बॉडी से बाहर निकालने वाली प्रोसेस को, ये चौथी प्रोसेस थी, बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इगेशन। ठीक, तो ये पांचवें प्रोसेस के साथ ही आपका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। इंटेस्टाइन से बाहर निकाला जाता है एक स्पेशल ऑर्गन से जिसे हम कहते हैं एनस। एनस में भी स्फिंक्चर्स लगे होते हैं, स्फिंक्चर मसल बताया, स्पेशल टाइप के मसल्स जो चीज़ों का वन डायरेक्शन मूवमेंट कराते हैं, कंट्रोल करते हैं और एक साइड से मूवमेंट कराते हैं। तो वॉलंटरी कंट्रोल होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। तो आपका जो एनस का स्फिंक्चर होता है वो आपका वॉलंटरी होता है, यानी आप जब चाहते हो तभी आपके बॉडी से फीकल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, जिसे हम इगेशन कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है वाटर, तो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कुछ है पूछे जाते हैं, तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से। फैट का डाइजेशन कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है आपके इंटेस्टाइन से। फैट एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, लैक्टियल्स की। अच्छा याद देना, लैक्टियल का नाम लैक्टियल क्यों होता है, या कुछ तो काम होगा तभी तो नाम है उसका लैक्टियल। लैक्टियल का नाम लैक्टियल इसलिए होता है क्योंकि लैक्टियल जो होते हैं वो जब फैट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका कलर वाइट हो जाता है, क्योंकि फैट जो होता है वाइटिस कलर में होता है। तो वाइटिस कलर होने की वजह से ही उनका नाम लैक्टियल पड़ता है। लैक्टियल मतलब दूध जैसा कलर। ठीक है, तो इरिगेशन के साथ ही आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर जाता है, किसी काम का नहीं होता, अगर आपकी बॉडी के अंदर रहेगा तो डिजीज काज कर देगा, इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, इगेशन। ठीक है, एक बार हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजनम, और तीसरा होता है इलियम। ये 3 पार्ट में आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड होता है। इसको हम लोग DJI भी कह सकते हैं, ट्रिक के रूप में DJI भी कह सकते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 3 पार्ट में। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम वो पार्ट होता है जो स्टमक से जुड़ा होता है, स्टमक इंटेस्टाइन जुड़े होते हैं, उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। जेजनम बहुत ज़्यादा एक
करली स्ट्रक्चर होता है जहाँ से आपका फूड का डाइजेशन होता है। और इलियम वो पार्ट है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को आपके लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है, उसे हम इलियम कहते हैं। तो ये तीनों बातों का याद रखना। वहीं अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं कोलोन, सिकम, रुको जाओ, पहला पार्ट होता है सिकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम, सीसीआर भी कह सकते हैं इसको। तो ये 3 पार्ट होते हैं जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, कोलोन, सिकम कोलोन और रेक्टम। देखना चाहते हैं आप देख सकते हो, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिकम, बाकी सब मतलब नहीं है, अपेंडिक्स बताऊंगा, थोड़ा टाइम देना। सिकम, फिर यहाँ से देखोगे तो कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो कोई काम की बात है नहीं, ऐसे ही मुझे जानकारी तो बता दिया मैं तुमको। तो ट्रांसवर्स कोलोन, कोलोन ही है तीनों। और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये वाला पार्ट रेक्टम, यहाँ से फूड जो है अनडाइजेस्टेड बाहर निकलता है जिसे हम कहते हैं एनस। स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होते हैं एनस के अंदर भी। अपेंडिक्स क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा आउट ग्रोथ होता है, ब्लाइंड आउट ग्रोथ होता है, मतलब वन डायरेक्शनल होता है, जा सकती हैं चीज़ें बाहर, नहीं उधर से निकल नहीं सकती हैं। तो जैसे ये पेन है, ये पेन के इस साइड से चीज़ें भरी जा सकती हैं, इधर से अगर बंद कर दिया जाए तो इधर से चीज़ें भरी जाएंगी पर निकल नहीं पाएंगी, तो इधर से बस चीज़ें जा सकती है, निकल नहीं सकती है। वैसे ही आपका अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स के अंदर चीज़ें जा सकती हैं पर बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो बहुत पहले अपेंडिक्स जो था वो काम का था, क्योंकि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते थे जो आपके बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ कि जिसको डाइजेशन करने के लिए एंजाइम नहीं पाए जाते हैं वो चीज़ें आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट की तरह बिहेव नहीं करती हैं, और इसलिए आप उनको नहीं फूड की तरह यूज नहीं करते हो। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होते, पर पहले, बहुत पहले जब हम लोग साग पात खाते थे तो उस समय हमारे बॉडी में अपेंडिक्स जो था वो थोड़ा डाइजेशन करने का काम करता था। लेकिन समय के साथ हमने फिर अनकुक्ड खाना कम कर दिया, बंद कर दिया बेसिकली। तो अब हम क्या खाते हैं, कुक्ड खाते हैं। तो अब इसका यूज कम हो गया, तो धीरे धीरे ये एक वेस्टिजियल मटेरियल के रूप में है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस गलती से कुछ फूड के पार्टिकल इस अपेंडिक्स के अंदर चले जाते हैं। चले जाने की वजह से इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन, अपेंडिक्टिस कहते हैं, इन्फेक्शन रहता है, इंटेंस पेन होता है, बहुत भयंकर वाला दर्द होता है। और दर्द के साथ ही इस साइड यहाँ प्रेजेंट होता है, दर्द के साथ ही इसको जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं निकलवाओगे तो बर्स्ट कर सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो होप तो आपको न्यूट्रिशन वाली टॉपिक पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। एक बार फास्ट फॉरवर्ड मतलब रिवीजन करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन करता है या फूड का इंटेक करता है। क्यों? ताकि वो एनर्जी यूज कर सके, क्योंकि फूड जो है वो एनर्जी का एक कंपाउंड है। एनर्जी अगर हमको चाहिए तो हम एनर्जी ऐसे खोज के, जादू तो है नहीं कि मतलब सोलर सन सूरज की रोशनी से हमारा काम चल जाएगा। जादू जैसे था वो तो सूरज की रोशनी से तो काम चल जाता था, पर हम लोग का काम नहीं चलेगा। हम लोग चाहिए खाना, तो खाना कहाँ से मिलेगा, किसी न किसी चीज़ से मिलेगा। अगर वो चीज़ नेचर है तो हम मतलब अगर नेचर से ले पा रहे हैं तो हम ऑटोट्रॉपिक हो गए, अगर किसी और एनिमल या प्लांट से ले पा रहे हैं तो हेटरोट्रॉपिक हो गए। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर फूड का इंटेक करता है ताकि एनर्जी यूटिलाइज कर सके उसकी, इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। रॉ मटेरियल के लिए नेचर पर डिपेंडेंट, सॉरी, रॉ मटेरियल के लिए नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और जो रॉ मटेरियल के लिए किसी प्लांट या एनिमल पर डिपेंडेंट होता है उसे हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। ये बात हमने की थी। अब हमने ये भी देखा था कि हेटरोट्रॉपिक के अंदर 2 कंडीशन थी, एक प्लांट वाली, एनिमल वाली, और एक फंजाई वाली। ऑटोट्रॉपिक के अंदर 2 कंडीशन थी जिसे हम क्या कहते थे, पहला हम नाम देते थे केमोसिंथेटिक, दूसरा नाम देते थे फोटोसिंथेटिक, केमिकल का यूज करके और सनलाइट का यूज करके। 2-3 बातें और पड़ी थी, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बियोटिक। होलोजोइक मतलब जब फूड को डायरेक्टली माउथ से इंगेस्ट करते हैं, होलोजोइक। सिम्बियोटिक जब 2 ऑर्गेनिज्म का आपस में ऐसा एसोसिएशन हो कि वो उसको कुछ दे, बदले में वो वाला भी कुछ उसको दे, जैसे फूड और शेल्टर का हमने बात किया था लाइकन के केस में। तीसरा हमने बात किया था पैरासिटिक, जब ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग, जैसे शेर है, शेर तो मार के खाता है ना, अगर तो उसे प्रेडेशन कहते हैं, होलोजोइक कह सकते हैं। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जिंदा दोनों, उसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट जो होते हैं वो जिंदा ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन गेन करते हैं।
लास्ट में बात किया था सैप्रोफिटिक, जो किसी मरे या सड़े गले ऑर्गेनिज्म से फूड इनटेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। स्कैवेंजर भी याद रखना, एक टर्म स्कैवेंजर आता है कभी कभी। स्कैवेंजर वो हैं जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, किसी सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसे हम स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे वल्चर वगैरह हो गए, ये स्कैवेंजर की कैटेगरी में आते हैं। और 5 प्रोसेस होते हैं, पहले हम कहते हैं इनगेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बॉडी के अंदर एसिमिलेशन, और अल्टीमेटली जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से ईगेशन। तो ये 5 प्रोसेस हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक साथ हो जाता है, और मल्टीसेलुलर में दोनों अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है? फूड तो हर जगह पहुंच गया, लेकिन फूड से एनर्जी नहीं, मतलब फूड पहुंच गया इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी पहुंच गई। फूड को जो सिंपल फॉर्म में पहुंचा है उसको और ब्रेक किया जाएगा तो उससे एनर्जी निकलेगी, जिसको हमारा शरीर यूज कर सकता है। शरीर को एनर्जी बहुत स्पेसिफिक फॉर्म में चाहिए होती है, और वो स्पेसिफिक फॉर्म में तभी मिलेगी जब हमारे बॉडी के हर एक सेल तक जो फूड पहुंचा है ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको और तोड़ा जाए। तो जब उसको और तोड़ा जाएगा तो उससे क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड पहुंच गया, अब उसको ब्रेक डाउन करेंगे, किससे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि क्या बना सकें, एनर्जी बना सकें। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका पहला काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज का, ताकि क्या बना पाए, उससे एनर्जी बना पाए। पायरूट वायरूट के बारे में आगे बातें करेंगे। अब ये भी दो तरह का होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके बारे में जस्ट बात करूंगा मैं आपसे। पहले ये थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। एन एरोबिक नाम से समझ में आ रहा है, एन एरो एयर, एन एयर यानी जिसके अंदर एयर प्रेजेंट ना हो। एन मतलब जैसे अब मुझे याद ही नहीं आएगा, खैर। एन वर्ड तब यूज करते हैं जब किसी चीज़ का अपोजिट बनाना हो, तो ऐसे ही यहाँ पे एरोबिक का अपोजिट क्या है, एनएरोबिक। एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में, एन एरोबिक का मतलब जो एयर का प्रेजेंस ना हो, एयर के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी निकालता है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। पर वही ऑर्गेनिज्म जब ये कोई ऑर्गेनिज्म जब यही काम करे पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान देना, एन एरोबिक में रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है बहुत कम अमाउंट में बनती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो एनर्जी बनती है वो एनएरोबिक की कंपैरिजन में ज़्यादा बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से ध्यान देना। फूड हमारे बॉडी में किस फॉर्म में था, ग्लूकोज के फॉर्म में था। प्रयास करते हैं फिर से एक बार बड़ा करने का, हाँ हो तो रहा है काम, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक, देखो ये आपका ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। भाई हमने कहा ना सेल के हर एक सेल के पास पहुंच गया, तो सेल कहाँ, साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म पहुंच गया है। अब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके बनाया जाता है पायरुवेट। 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है और 3 कार्बन का पायरुवेट होता है। तो 3 कार्बन का पायरुवेट होता है, कितना बनेगा, 2 बनेगा। यानी दो, 3 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन जाते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि लिसिस मतलब होता है तोड़ना, और ग्लाइको वर्ड यूज किया जाता है ग्लूकोज के लिए, तो ग्लाइकोलिसिस कह देते हैं। यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कब होती है, कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसमें होता क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। कितना टाइम हो गया, बस ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसके फॉर्म, किसमें, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ग्लाइकोलिसिस पूछे तो बता सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ, बहुत सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज into 2 pyruvic acid in cytoplasm is termed as glycolysis। ठीक है, यहाँ पे थोड़े अमाउंट में एटीपी, 2 एटीपी बनती है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान देना कि 2 एटीपी यहाँ पर बनती है। अब पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन नहीं है अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये 2 चीज़ बना सकता है, या तो इथेनॉल बना सकता है या तो लैक्टिक एसिड बना सकता है। पर अगर ऑक्सीजन है तो आगे जाएगा, कई सारी स्टेज से गुजरेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कई सारी स्टेप कौन सी हैं,
लिंक रिएक्शन है, क्रेब साइकिल है, ये दोनों क्या हैं, जब 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग, पर फिलहाल के लिए समझो कि कई सारी स्टेजेस के बाद धीरे 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 करके माइटोकॉन्ड्रिया से पास होके बनते हैं और धीरे से प्रोसेस जाते जाते कई सारे अमाउंट में एनर्जी बनाते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। 34 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, टोटल 36 एटीपी हो जाता है इस केस में। अगर एब्सेंस ऑक्सीजन का, तो ईस्ट के केस में देखने को मिला है कि ईस्ट जो होता है वो एथेनॉल बना लेता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड आया था, 2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है इथेनॉल में और एक 3 कार्बन आया था पायरुवेट, 6 कार्बन ग्लूकोज में था, ग्लाइकोलिसिस हुई, 3 कार्बन बना पायरुवेट में, पायरुवेट का 3 कार्बन गया 2 इथेनॉल में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, 3 कार्बन प्रेजेंट मतलब कंप्लीट हो गए यहाँ पे। लैक ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे और बनता है मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड। ये क्या होता है सुन लो, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का होता है। जब कभी आप एक्सेस कोई वर्क करते हो, एक्सेस कभी कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, उस स्थिति में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत होती है, जितनी एनर्जी के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, मान लो हम हल्का फुल्का काम कर रहे हैं तो कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी के लिए ब्रेकडाउन के लिए कम ऑक्सीजन भी चाहिए, तो चल जाता है काम। कोई इंटेंस एक्सरसाइज करो, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, उस स्थिति में क्या होता है कि ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उल्टा बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन अगर नहीं दे पाओगे आप तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगी, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड बनाएगी। ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द देता है, पेन, आपके मसल में क्रैम्प होना, स्ट्रेचिंग होना, ये सब क्या होता है आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से बने हुए लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता रखा है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। क्या क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है या बन सकता है इथेनॉल। इथेनॉल बनता है इन केस ऑफ ईस्ट और लैक्टिक एसिड बनता है इन केस ऑफ मसल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कोई पूछता है सीधा क्वेश्चन कि अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, तो इथेनॉल भी बन सकता है अगर ईस्ट है तो, और लैक्टिक एसिड बन सकता है अगर मसल है तो। ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, पायरुवेट कन्वर्ट होता है इन इथेनॉल में, और लेस अमाउंट में एनर्जी बनता है, बताया था 2 एटीपी का केवल फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है, बिना ऑक्सीजन का नहीं हो सकता काम। ढेर सारे अमाउंट में एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी ध्यान सुनना, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या लैक्टिक एसिड हो सकता है। बाई प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो एनर्जी है, तो बाई प्रोडक्ट हो सकता है या तो इथेनॉल या हो सकता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, पर एरोबिक रेस्पिरेशन केस में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट यहाँ पर भी क्या होता है, एनर्जी होता है, ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी। देखो यहाँ पर पहली वाली जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, और दूसरी वाली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। तो अगर आप एक चीज़ याद कर लो, रेस्पिरेशन याद कर लोगे तो रेस्पिरेशन का उल्टा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस याद कर लोगे तो फोटोसिंथेसिस का उल्टा रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बातें कर रखी हमने, कम एटीपी बनता है पर बनता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मोस्टली वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा। और उसके अंदर स्टोमेटा हमने बताया, गैस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो दिन के समय क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ढेर सारे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। बाई प्रोडक्ट में बनता ऑक्सीजन, उसी एनर्जी और उसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो दिन में चीज़ें बैलेंस्ड हो जाती है। जैसे समझो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, फोटोसिंथेसिस बनता भी क्या है, ऑक्सीजन, तो काम चल रहा है। रात के समय क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की काम फोटोसिंथेसिस का काम बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तो रात के समय प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो दिन के समय प्लांट केवल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, पर रात के समय उनको ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करना पड़ता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो गई है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनको ऑक्सीजन मिल रहा था, रात के समय वो उनको नहीं मिलता है। ठीक है,
लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वे डिफ्यूजन बता रखा है। नाइट के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एलिमिनेट होता है, क्योंकि नाइट के समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाती है। एक्वेटिक एनिमल के अंदर क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल के अंदर थोड़ा चीज़ें मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होता है, जैसे गिल्स होते हैं, कुछ के अंदर बॉडी जो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से करते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। बेसिकली मेजर जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें गिल्स ही पाया जाता है, जो वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। फिशेज जो होती हैं माउथ से फोर्स करती हैं गिल्स में, और गिल्स के थ्रू क्या होता है, उनका जो ऑक्सीजन होता है वो एब्जॉर्ब होकर उनके बॉडी के अंदर चला जाता है। देखो यहाँ से माउथ, जो उनके माउथ से वो क्या करते हैं, डिजॉल्व्ड एयर मतलब ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर उसको इनटेक करते हैं। गिल्स के अंदर वो उनके बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी बचा हुआ पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, बता दिया। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं लंग्स, जिसका यूज करके वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड ऑक्सीजन को इनटेक करता है बॉडी के अंदर। एक स्ट्रक्चर होता है जिसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसे हम एल्विलाई कहते हैं, जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को और रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे करेगा वो बताता हूँ मैं आपको। फिगर 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 ये रहा, देखो। नेजल कैविटी के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को अपने बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, ये भी याद रखना। इनहेल करना यानी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। और ये एयर जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जिसके अंदर लगभग 21% ऑक्सीजन है, तो बताया था फारिंग्स वाला रीजन जहाँ पर आपका नेजल पैसेज और ओरल पैसेज मिलता है, यहाँ से ये जाता है आपके किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से कहाँ जाता है, आपके ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस से अंदर फिर जाता है ब्रोंकियोल के अंदर, और ब्रोंकियोल के बाद ये खुलता है किसके अंदर, आपके एल्वियोलाई के अंदर, या एल्वियोलाई सैक कह लो। एल एल्वियोलाई सैक के अंदर। इस एल्वियोलाई सैक के अंदर, ये आपको मान लो एल्वियोलाई सैक हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। और ये एल्वियोलाई मिलकर क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन उस एयर के अंदर जो एयर आई उसको अपने अंदर इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद इनके बगल से ही ब्लड वेसल्स गई रहती हैं। ध्यान सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं मैं। एयर आपने नाक से इनहेल किया, वो एयर गया कहाँ पर, आपके पहले ट्रैकिया के अंदर, फिर नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से ट्रैकिया, फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल से कहाँ चला गया, आपके एल्वियोलाई सैक, एल्वियोलाई सैक से फिर एल्वियोलाई के अंदर। ठीक, एयर ब्लैडर कहते हैं। एल्वियोलाई के अंदर आ गया। अब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो गया ज़्यादा, आपके ब्लड के अंदर है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम। तो हमें पता है डिफ्यूजन की प्रोसेस में चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती हैं, तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाता है, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर, और अल्टीमेटली फिर हमारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मूवमेंट हो जाता है। इसमें हमारा जो लंग्स है, एल्विलाई है, वही मेन रोल प्ले करता है। हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, आपके एल्विलाई के अंदर, और फिर एल्विलाई से वापस आपके एयर के मतलब नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। अब एक सवाल उठता है कि हमारे बॉडी के अंदर मतलब हमारे ये ब्लड के अंदर CO2 कैसे ज़्यादा हो गया, तो उसका रिप्लाई ये है कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनता है, ब्रेकडाउन होने के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपके ब्लड में जाता है, और वहां से फिर एल्विलाई के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हमने की किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में, और रेस्पिरेशन इन अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने देखा मतलब अभी तक की अगर पूरी बातें एक साथ रैप अप करें, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम देखते हैं कि फूड हमारे पास जो मतलब हर एक सेल तक जो फूड पहुंच गया है, उस फूड को ब्रेक किया जाता है, और क्या निकला जाता है, एनर्जी दो, या तो एरोबिक कंडीशन में या तो एनारोबिक कंडीशन में। और एरोबिक कंडीशन में निकलेगा तो बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर एनारोबिक कंडीशन बनाएगा तो या तो बना सकता है इथेनॉल इन केस ऑफ ईस्ट, या बना सकता है लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ मसल्स। उसका हमने देखा कहाँ से होता है पूरी प्रोसेस। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से, अच्छा कुछ और बातें भी, एक दो तीन बातें बता के बस क्लास आपका एंड करूंगा। ग्रास हॉपर वगैरह जो होते हैं, इनमें यही काम होता है, ट्रैकियल
ट्यूब के थ्रू, ठीक है। और अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं उनमें होता है किससे, बॉडी से, जनरल बॉडी सरफेस से। अर्थवॉर्म में किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से, तो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। तो ऐसे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू रेस्पिरेशन या फिर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। प्लांट के अंदर हमने देखा स्टोमेटा के थ्रू होता है। एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, आपके लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं एल्विलाई या फिर एयर ब्लैडर, जहाँ से एयर हमारे लंग्स के अंदर आता है, लंग्स से फिर ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर जाने के बाद फिर वो क्या होता है, हमारे हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है, CO2 बनता है, CO2 फिर वापस आता है ब्लड में, ब्लड से फिर हमारे एल्वुलाई में, एल्वुलाई से नेजल पैसेज के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो होप सो आपको न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस सारी समझ में आई होगी। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, या कोई कम ज़्यादा दिक्कत लगा हो, कोई मेरी पढ़ाने में कमी हो, कमी तो होती ही है, कोई पढ़ाने में कमी हो तो वो भी आप बताइएगा कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या आपको बेकार लगा। इसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, या जो भी जिस टाइम आप देख रहे हो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी आप कर रहे हो।